तो चलो बच्चों देखना, आज हम लोग अगला क्लास देखते हैं स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो आज हम लोग से ना थोड़ा सा बात करेंगे लोकस कर्व। ठीक है, तो ना ये सबसे कठिन सा कंसेप्ट लगता है सबको, लेकिन है सो ना काफी कॉमन सेंस सा, और अगर इसको हम लोग फील करेंगे तो चीजें काफी सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, अगर प्योर मैथमेटिकल अप्रोच अगर हमेशा रखेंगे हम लोग लोकस के लिए तो हो सकता है चीजें काफी गंदी बने, लेकिन थोड़ा सा इनको फील करने की कोशिश करना। ठीक है ना, तो लोकस सिंपली समझते हैं होता क्या है। तो व्हाट इज लोकस? ठीक है, तो लोकस सिंपली से ना इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। लोकस इज द कर्व और पाथ ट्रेस्ड by a moving or a variable point, moving point under some given restrictions। ठीक है, तो लोकस सिंपली से ना क्या है, कोई भी कर्व या पाथ जो किसी भी मूविंग पॉइंट में ट्रेस किया हो किसी गिवन कंडीशन को फॉलो करते हुए या किसी गिवन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए, तो वो जो कर्व या पाथ बनता है वही सिंपली क्या होता है, उस वेरिएबल पॉइंट का लोकस कहलाता है। ठीक है, अब वो जो पाथ या कर्व बनेगा वो कुछ भी हो सकता था। ठीक है, तो हो सकता था जनरली हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता कि वो कर्व क्या होगा, या वो जो पाथ बन रहा है वो क्या है, सर्कल है, एलिप्स है, स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, या जो भी तुम्हारा कर्व बन रहा है उसकी इक्वेशन क्या है। तो जनरली बेसिकली यही दो क्वेश्चन बनते हैं कि जो कर्व बन रहा है वो है क्या, या फिर अगर जो भी कर्व बन रहा है उसकी इक्वेशन क्या है। तो जनरली मेनली बस ये दो क्वेश्चन होते हैं इसमें लोकस में। तो सबसे पहले सर हम लोग थोड़े इन जनरल कॉमन लोकसेस के बारे में बात करते हैं जो हम लोग को पता है। सबसे कॉमन लोकस, तो पहला सना सबसे कॉमन लोकस जो होता है अपना, अभी हम लोग सना लोकस के इक्वेशंस पे नहीं जा रहे हैं, बस हम लोग अभी ये फील करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वेरिएबल पॉइंट जो मूव कर रहा है वो बेसिकली कौन सा कर्व ट्रेस कर रहा है, बस अभी हम इसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो जैसे का मान लो जैसे होता लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स पी, locus of all those points P which are equidistant from 1, 2 and the distance is equal to 4 मान लिया। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करना, इसका सिंपली क्या है, लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स पी मींस यहां पी जो था वो तुम्हारा क्या था, सिंपली एक वेरिएबल पॉइंट था, एक मूविंग पॉइंट था, और ये ऐसे मूव कर रहा था ताकि इसका जो डिस्टेंस था वो हमेशा 1, 2 से क्या होना था, 4 होना था। तो सोचो कोऑर्डिनेट एक्सिस में जैसे मान लो यहां के 1, 2 होता अपना। ठीक है, तो पी समझना एक ऐसा मूविंग पॉइंट है जिसका 1, 2 से जो डिस्टेंस था वो हमेशा 4 होना चाहिए। तो देखो 1, 2 से डिस्टेंस 4, एक ये वाला पॉइंट हो सकता था, एक ये वाला पॉइंट हो सकता था, एक ये वाला पॉइंट हो सकता था, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला। सोचो ये सारे पॉइंट्स हो सकते थे जिनका डिस्टेंस 1, 2 से सोचो जो होता वो सोचो 4 के बराबर होता। ये फील कर पा रहे हो? मींस ये फील करने की कोशिश करो, ये जो तुम्हारा पी जो मूविंग वेरिएबल पॉइंट था वो सोचो इन सब पॉइंट्स पे मूव कर सकता है। सोचो क्योंकि इन सब का डिस्टेंस तुम्हारा क्या था, 1, 2 से 4 के बराबर था अपना। समझ गए ना? तो P क्या है, एक मूविंग पॉइंट था जिसको हमेशा ऐसे मूव करना था जिसका इससे डिस्टेंस हमसे 4 हो। तो इसमें P को हमेशा इसी पाथ में ही मूव करना पड़ता। ये फील कर पा रहे हो कि P वहीं नहीं मूव कर सकता जहां ये गिवन रिस्ट्रिक्शन सेटिस्फाई हो रही हो। तो P इस कर्व को ट्रेस करता, समझ? P मूव करता तो P मूव करता तो बेसिकली वो इस वाले कर्व को ट्रेस करता, और ये जो कर्व जो ट्रेस हुआ है वो सिंपली और कुछ नहीं, साफ साफ समझ रहा हो क्या होगा, एक सर्कल। तो बेसिक फील है लोकस को होता क्या बेसिकली, कि सिंपली कोई भी मूविंग पॉइंट होगा उसमें कोई भी एक गिवन रिस्ट्रिक्शन होगी, उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए उस पॉइंट पी को जहां मूव करा सकते हो कराओ, बस उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो होना चाहिए। अब वो जहां जहां भी जा रहा है उन सबको ज्वाइन कर दो, तो उनको ज्वाइन करने में जो भी तुम्हारा कर्व बन रहा है वही सिंपली उसका लोकस होगा। ठीक है, ज्यादा से अगर ये हो सकता है कि उसकी इक्वेशन हमसे पूछी जाए, अभी हम लोग आगे उसके बारे में बात करेंगे कि इक्वेशंस वगैरह कैसे सॉल्व करेंगे। बस अभी बस ये फील करो, ये फील आना चाहिए कि एक सर्कल बनेगा। ठीक है, और देखना मान लो होता लोकस ऑफ
all points P, all those points P which are equidistant from 1,3 and 2,7। तो इस बार से हमें उन सारे पॉइंट्स P का लोकस निकालना था जो कि इक्विडिस्टेंट थे फ्रॉम इन दोनों पॉइंट से। तो ना इन दोनों ही पॉइंट से ना इक्विडिस्टेंट वाले पॉइंट, तो देखो एक पॉइंट तुम्हारा कौन सा था 1,3 था, एक पॉइंट तुम्हारा कौन सा था 2,7 था। अब हमें वो सारे पॉइंट्स चाहिए जो इन दोनों से ही इक्विडिस्टेंट होंगे। तो कुछ भी ना समझना है तो सिंपली नॉर्मली सोचने की कोशिश क्या करो। तो देखो सबसे पहले तो सोचो क्या कोई ऐसा पॉइंट तुम ढूंढ सकते हो जो दोनों से इक्विडिस्टेंट हो। तो सोचो एग्जैक्टली एक तो मिड पॉइंट वाला आता, सोचो ये जो पॉइंट होता वो पक्का उस लोकस के कर्व के ऊपर लाई करना चाहिए क्योंकि ये जो पॉइंट था वो पक्का इन दोनों से इक्विडिस्टेंट था। ये जो पॉइंट होता सोचो इसके जस्ट ऊपर, ये भी सोचो दोनों से इक्विडिस्टेंट होता। ये जो पॉइंट होता सोचो ये भी दोनों से इक्विडिस्टेंट होता। ये जो पॉइंट होता सोचो वो भी दोनों से इक्विडिस्टेंट होता। सोचो इवन ये सोचो ये सारे जितने पॉइंट्स होते वो सबके सब सोचो इन दोनों से तुम्हारे हमेशा इक्विडिस्टेंट होते। ये फील कर पा रहे हो? इवन सोचो नीचे की साइड पे ये वाला पॉइंट जो होता दोनों से इक्विडिस्टेंट होता, ये वाला पॉइंट भी दोनों से इक्विडिस्टेंट होता। तो सोचो वो सारे पॉइंट्स जो कि दोनों से इक्विडिस्टेंट होंगे वो ये सारे होंगे। और अब सिंपली इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो जो पी पॉइंट का लोकस था तुम्हें वो दिख जाएगा और वो तेरा सा बन गया। लेकिन शायद समझ आ रहा होगा ये जो लोकस आया वो सिंपली तुम्हारा क्या आया, एक स्ट्रेट लाइन आया। सोचो और ये स्ट्रेट लाइन सोचो हमें समझ में आ रहा है ये और कुछ नहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका, ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी, लाइन सेगमेंट ए बी। सोचो और सही बात भी है कि सोचो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में सोचो अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपना होता था तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर अगर तुम कोई भी पॉइंट अगर तुम लोगे तो उसका जो दोनों से डिस्टेंस आता बराबर आता अपना। ये समझ में आ रहा है? मींस बेसिकली अभी हम लोग बस ये फील करने की कोशिश करेंगे लोकस बन कैसे रहे, नॉर्मली सिंपली पॉइंट्स को प्लॉट कर करके। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला भी समझ आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और देखो मान लो था locus of all those points P, locus of all those points P which are equidistant from two lines, which are equidistant from two given lines। तो दो गिवन लाइन से बराबर डिस्टेंस पे, दोनों गिवन लाइन से बराबर डिस्टेंस पे जो पॉइंट्स आते हैं उन सबका लोकस क्या आएगा। तो मान लेते थे ना ये एक लाइन थी, ये दूसरी लाइन थी, ये मान लो दो गिवन लाइन से, लाइन L1 एंड लाइन L2। अब समझने की कोशिश करो वो सारे पॉइंट्स मेरा जिनका डिस्टेंस दोनों लाइन से बराबर है, ना वो सारे पॉइंट जिनका डिस्टेंस दोनों लाइन से बराबर है वो हम देखने की कोशिश करते हैं कौन से होंगे। तो एक तो सोचो ये होता जिसका डिस्टेंस इससे ध्यान देना, अगर मैंने लिखा है कि सिंपली किसी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस तो अंडरस्टूड हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। एक सोचो पॉइंट ये वाला होता जिसका डिस्टेंस इससे और इससे बराबर आता, एक पॉइंट ये वाला होता जिसका डिस्टेंस इससे और इससे बराबर आता, एक पॉइंट ये वाला होता जिसका डिस्टेंस इससे और इससे बराबर आता। इवन इस साइड भी होते इसका इससे और इससे बराबर, एक पॉइंट यहां पे, और इन सबको अगर तुम ज्वाइन करते तो देखना ये जो लोकस आया ये भी समझना तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन ही आया। और शायद समझ में आ रहा होगा ये जो स्ट्रेट लाइन था वो और कोई नहीं एंगल बाइसेक्टर था ऑफ L1 एंड L2। ये चला क्योंकि यही तो डेफिनेशन होती थी एंगल बाइसेक्टर की, कि एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन क्या होती थी कि ये जो दोनों एंगल होते थे ये तुम्हारे बराबर होते थे। तो अगर सोचो अगर मैं ये जो दो ट्रायंगल इनकी बात करूं, एक इस वाले की और एक इस वाले की, तो सर ये जो दो ट्रायंगल्स होंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सोचो ये जो लेंथ होगा वो स्क्वायर होगा। ये फील करा कि जो भी एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन होती थी उसमें अगर तुम इस पे ड्रॉप करो इस पे ड्रॉप करो तो ये जो दोनों लेंथ आती थी तुम्हारी क्या आती थी, बराबर आती थी। तो उल्टा भी ट्रू है कि अगर तुम इससे अगर वो सारे पॉइंट्स का लोकस ढूंढो जिसका दोनों से डिस्टेंस बराबर है तो वो उनके एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन नहीं होगी अपनी। ये चला मैंने क्या कहा। तो तीसरा ये जो बहुत ही कॉमन होता है, हाँ एक और चीज ना
तो सना इन दोनों लाइंस का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो सना खाली ये नहीं होगा, इवन ये वाला भी होगा। समझ गए? इन दोनों लाइंस के दो एंगल बाइसेक्टर होते, एक एंगल बाइसेक्टर 1 ये वाला और दूसरा एंगल बाइसेक्टर 2 ये वाला। ये सोचो इससे भी तुम अगर कोई भी दो पॉइंट लो और उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो इन दोनों से, जैसे देखो ये और ये, तो देखो इन दोनों का ही लेंथ तुम्हारा कैसे आएगा, बराबर। एक ये ले लो तो इसका इससे डिस्टेंस लो और इसका इससे डिस्टेंस लो, ये दोनों भी तुम्हारे कैसे होंगे, हमेशा बराबर होंगे। और चूंकि ये दोनों बराबर है तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, इसी दोनों लाइंस का एंगल बाइसेक्टर होगा। समझ गए? और शायद ये तो समझ आती है कि दोनों एंगल बाइसेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। एंगल बिटवीन बोथ एंगल बाइसेक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। नॉर्मल एंगल से सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलो अगले लिखते हैं। तो ये तो मेरे हिसाब से पता होंगे। अगला देखना, मान लेता है लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स भी, ठीक है? तो ना अभी हम लोग इक्वेशन पे नहीं जा रहे हैं, बस अभी हम लोग ये फील करने की कोशिश करेंगे जो इन जनरल जो बहुत ही कॉमन लोकस होते हैं वो होते कौन से, ठीक है? तो बस हम इनको निकाल रहे हैं अभी, ठीक है? बाद में इक्वेशन वगैरह हम लोग निकालना सीखेंगे। जैसे मान लो होता लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स पी, ठीक है? मान लो था whose distance, ऐसे कर लो, whose distance from a fixed point and a fixed line is always equal, तो उन सब पॉइंट्स का लोकस क्या होगा जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से हमेशा बराबर हो। अंडरस्टूड सी बात है, वो जो फिक्स्ड पॉइंट है वो उसी फिक्स्ड लाइन पे लाइन नहीं करना चाहिए। समझ गया? मतलब जैसे मान लो ये फिक्स लाइन होती, ये वो एक फिक्स्ड पॉइंट होता, एफ मान लेते हैं, तो उन सब पॉइंट्स का लोकस जिसका डिस्टेंस इस लाइन से और इस पॉइंट से बराबर है। ध्यान देना, लाइन से डिस्टेंस मतलब अंडरस्टूड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो कुछ भी ना समझ आए तो नॉर्मली एक एक पॉइंट को प्लॉट करने की कोशिश करो और फील करने की कोशिश करो कि भाई पॉइंट यहां आ सकता था, यहां आ सकता था, यहां आ सकता था, तो तुम्हें एक रफ आइडिया तो मिल ही जाएगा कि भाई उसका जो लोकस होगा कुछ कैसा होगा। जैसे सोचो एक ऐसा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करो जिसका डिस्टेंस इससे और इससे बराबर हो, तो देखो एक तो ये वाला जो मिड पॉइंट होगा वो तो मैं पक्का सोच सकता हूं। सोचो इन दोनों का मिड पॉइंट, ये लेंथ तो ये लेंथ बराबर हो जाए, इसमें मारा मैं सोचो जो भी लोकस आएगा या जो भी कर्व आएगा उसमें सोचो ये वाला जो पॉइंट था पक्का सेट करना चाहिए। ये फील कर पा रहे हो? और सोचो कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका डिस्टेंस बराबर होता। एक सोचो कुछ यहां ले सकता हूं मैं ताकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाए, देखो फील आ रहा है कि दोनों बराबर होंगे। और सोचो क्या आ सकता है, कुछ यहां आ सकता है ताकि सोचो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आ जाए। एक सोचो कि यहां आ सकता था, सोचो ताकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आ जाए। और सोचो कुछ यहां आ सकता था ताकि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर आ जाए। इवन सोचो तुम्हारे नीचे भी आ सकते थे, कुछ ऐसा और इधर, कुछ एक इधर आ सकता था। ये फील कर पा रहे हो? और सोचो कुछ यहां आ सकता था ताकि इसका डिस्टेंस इससे और इससे बराबर है। ये फील करने की कोशिश करो, ये जो कर्व होगा यहां पे सोचो कोई पॉइंट नहीं आ सकता। ये फील करने की कोशिश करो कि इस एरिया में कोई भी पॉइंट नहीं आ सकता, क्योंकि इस एरिया में सोचो अगर कोई पॉइंट आता तो उसका डिस्टेंस अगर तुम इससे लेते तो ज्यादा आता और इससे लेते तो ऑब्वियस ज्यादा कुछ कम आता। ये चला मींस ये पक्का जो भी होगा एक ओपन कर्व होगा। ये चला ओपन कर्व होगा, जो क्लोज कर्व होने के जो यहां से स्टार्ट हुआ तो यहां पे कोई बंद होना चाहिए था तो क्लोज कर्व बनता, लेकिन पक्का तुम्हारा क्या होगा, एक ओपन कर्व होगा। और अगर मैं इन्हीं सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, यहां पे इनको ज्वाइन कर दिया, यहां पे इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये जो शेप बनता है वो सिंपली तुम्हारा किसका बनेगा, एक पैराबोला का बनेगा। मींस पैराबोला में बेसिकली ये जो तुम्हारा लोकस बनता है वो बेसिकली इस कंडीशन को फॉलो करता है कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है ना, इस पैराबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उन सबका डिस्टेंस एक किसी फिक्स लाइन से और एक किसी फिक्स पॉइंट से हमेशा तुम्हारा क्या होता है, सेम होता है। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है
वो बेसिकली तुम्हारा कहलाता है उस पैराबोला का फोकस, और ये जो फिक्स लाइन है वो बेसिकली उस पैराबोला का तुम्हारा कहलाता है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। बस इतना समझो कि पैराबोला के ऊपर, किसी भी पैराबोला के ऊपर, हर पैराबोला ध्यान देना ये प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि उसका उसके डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और उसका उसके फोकस से जो डिस्टेंस होगा वो दोनों तुम्हारे बराबर होंगे हमेशा। ठीक है, ये समझना आया? तो अभी तो इनको बस याद कर लो, इनके हम लोग प्रूफ और देखेंगे अभी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और देखने की कोशिश करते हैं। P whose sum of distance from two fixed points is always constant. ठीक है, जैसे ना इसमें मैंने बताया था कि ये जो फिक्स्ड पॉइंट था, देखो ऑब्वियस है, ये से ना पैराबोला तभी देगा जब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है वो इस फिक्स लाइन के ऊपर ही ना लाई कर जाए। सोचो अगर ये जो फिक्स्ड पॉइंट था वो ये होता और ये जो फिक्स लाइन होता वो ये होता। ठीक है, समझ गया? तो ये जो हमारा फिगर बनता वो फिर सोचो कैसा बनता। ठीक है, तो उस केस से ना ये समझना तुम्हारा कोई पैराबोला दे ही नहीं पाता। सोचने की कोशिश करो कि अगर फिक्स पॉइंट सोचो एग्जैक्टली अगर यही आ जाता, ठीक है, और ये जो फिक्स लाइन है वो सोचो यही था, तो इस केस में वो सारे पॉइंट जिसका डिस्टेंस इस फिक्स लाइन से और समझ गए इस पॉइंट से दोनों से बराबर हो। ठीक है, ऐसे समझना कोई हो नहीं सकता सिवाय एक पॉइंट के, इसके सोचो उस केस में एक ही पॉइंट आता, लोकस नहीं बनता, कि फिर पॉइंट मूव भी नहीं कर सकता। कि सोचो अगर तुम यहां मूव अगर कराते कि सर इसका डिस्टेंस इससे देखो और इससे देखो, बस ये दोनों के बराबर हो नहीं सकते, क्योंकि देखो यहां पे 90 डिग्री बनेगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, तो ये लेंथ हमेशा इससे बड़ा होगा। समझ गए? तो ये चीज तभी ट्रू है जब ऑब्वियस है, तो जो फिक्स्ड पॉइंट था वो फिक्स लाइन के ऊपर नहीं लाई करे, वो कहीं बाहर लाई कर रहा उसके। समझ गए? ये सुना मैं क्या कह रहा हूं? थोड़ा सा इसको फील करने की कोशिश करना, मैं होमवर्क में देता हूं। ठीक है, इसको जरा फील करने की कोशिश करना कि अगर ये जो फिक्स पॉइंट था अगर ये पैराबोला की तरफ मूव करे, मींस अगर ये फिक्स पॉइंट यहां था तो सोचो कुछ ऐसा बना, अगर ये फिक्स पॉइंट एफ सोचो कुछ अगर यहां आ जाता तो ये जो पैराबोला का जो शेप होता उस पर क्या फर्क पड़ता, इसको थोड़ा सोचने की कोशिश करो। ऐसे ही फोकस को सोचो और इस साइड लाते जाओ और ये फील करने की कोशिश करो कि जो पैराबोला का जो शेप होगा वो कैसे मूव कर रहा होगा या वो कैसा बिहेव कर रहा होगा। बस शेप सोचने की कोशिश करना कि फोकस को अगर तुम इधर मूव कर रहे हो तो ये जो पैराबोला का जो शेप होगा वो कुछ कैसा बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, इस वाले में देखना, locus of all those points P whose sum of distance from two fixed point is always constant। ठीक है, तो समझना, जैसे अगर मान लेते ये जो वो होते, ये मान लो वो दो फिक्स पॉइंट होते, एक F1 और दूसरा कौन सा तुम्हारा F2। अब हमेशा ना उन सब पॉइंट P का लोकस पता करना था जिसका सम ऑफ डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट है। जैसे इसका डिस्टेंस इससे मान लो L1 होता, इसका डिस्टेंस इससे मान लेते कितना होता तुम्हारा L2 होता। समझ गए? तो अभी इस पॉइंट P का, वेरिएबल पॉइंट का इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस का जो सम था वो तुम्हारा कितना था, L1 प्लस L2 था। ठीक है, तो ऐसे और भी पॉइंट होंगे जिसका डिस्टेंस इससे प्लस इससे L1 प्लस L2 होगा। हमें उन सब पॉइंट्स का लोकस चाहिए था। ठीक है, और उन सब पॉइंट्स का लोकस फील करने के लिए इसको ऐसे सोचो। ठीक है, ये शायद मैंने बताया भी होगा पहले कि जैसे मान लो यहां पे एक पेन है, यहां मान लो एक पेन फिक्स हो गई, यहां पे मान लो एक दूसरी पेन है, पेन समझ गए ना, पेन ऐसे फिक्स कर दी और तुमने समझना क्या किया, एक थ्रेड लपेट दिया। सही ना, जैसे मान लो ये पहला पॉइंट होता है F1, इसे दूसरा बना देता हूं, ये मान लो दूसरा पॉइंट होता है F2। ठीक है, तुमने क्या कहा, इन दोनों जगह पे एक एक पिन डाल दी। अब सिंपली क्या, एक थ्रेड लो, स्लैक थ्रेड, सिंपली एक स्लैक थ्रेड लिया, उसका एक एंड इस वाले पिन पे बांध दो, एक एंड इस वाले पिन पे बांध दिया। ठीक है, अब सिंपली क्या करो, और सुना ये जो हमने स्लैक थ्रेड ली थी, इसका जो हमने लेंथ लिया था, मान लेते वो हमने लिया था L1 प्लस L2, ये लिया था, वो हमारे हाथ में कितने लेंथ का लेंगे हम लोग। तो ये जो स्लैक थ्रेड था उसकी लेंथ हमने L1 प्लस L2 लिया। अब सिंपली क्या करो, ये दोनों पिन यहां बंधी हुई है, अब सिंपली एक पेन लो, यहां फंसाओ और उसमें इस थ्रेड को यहां खींच दो। सोचो पेन फंसा कैसे खींचोगे, तो जो थ्रेड का जो शेप होगा
वो कुछ ऐसा बन जाएगा। फील करो, अगर तुमने पेन फंसा कर ऐसे खींच दिया होगा तो थ्रेड कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब इसी पेन को ना टाइटली सोचो पकड़ के ऐसे मूव कराओ, तो जो पेन को अगर तुम यहां मूव कराओगे तो जो थ्रेड होगा उसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। पेन को अगर तुम यहां रखोगे तो जो थ्रेड का जो शेप होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। और ऐसे टाइटली मूव करते करते सोचो पेन को मूव कराओ, तो सोचो पेन जो होगा वो कुछ सोचो ये पाथ सोचो कुछ वो ट्रेस कर रहा होगा। अब इसको फील करने की कोशिश करो थोड़ा सा, मैंने क्या करा समझ गए? एक स्लैग थ्रेड था, वहां मैंने एक पेन फंसाया और उसको टाइटली खींचते हुए बस मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको मूव कर रहा हूं। तो सोचो पेन जो पाथ जो ट्रेस करता वो सोचो बेसिकली वो ये वाला पाथ ट्रेस कर रहा होगा। और शायद समझ आ रहा हो कि ये जो शेप तुम्हारा बना वो और कुछ नहीं बेसिकली क्या बनेगा, एक इलिप्स बनेगा। ये समझ आया? वो सिंपली जानता है एक अपना इलिप्स बनता। ठीक है, अब समझ इलिप्स बनता। ठीक है, और सही बात भी है कि सोचो हमारा पेन से जैसे मान लो जिस पॉइंट पे यहां था उस टाइम पे सोचो थ्रेड जो होता वो कुछ ऐसा बनता। तो जरा सोचो इस पॉइंट पी का डिस्टेंस इससे प्लस इससे जो भी होता वो टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड के बराबर ही तो होता। सोचो अगर हमारा पेन अगर यहां पे होता तो यहां से यहां भी थ्रेड कनेक्टेड था, यहां से यहां भी थ्रेड कनेक्टेड था, तो इसका डिस्टेंस इससे प्लस इससे वो लेंथ ऑफ थ्रेड के बराबर तो होगा। अगर पेन तुम्हारा यहां आता तो थ्रेड एक यहां बनता, एक थ्रेड का पार्ट यहां बनता, तो इन दोनों का लेंथ भी टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड के बराबर होता। तो अभी भी जो लेंथ बनता वो L1 प्लस L2 ही बनता। तुम जहां भी मूव करते हर पॉइंट पे सोचो वही कंडीशन फॉलो हो रही होती। तो सोचो इसके ऊपर हमने जितने भी पॉइंट्स लिए हैं उन सबका डिस्टेंस इससे और इससे हमेशा L1 प्लस L2 के बराबर होगा। और हमें यही तो कर्व ट्रेस करना था, तो यही तो जो कर्व था वो तुम्हारा क्या बन गया, बेसिकली एक इलिप्स बन गया। ये चला मीन्स इससे हमने क्या सीखा कि एनी पॉइंट ऑन ellipse, एनी पॉइंट ऑन ellipse, ठीक है, मान लो P होता, उसका डिस्टेंस है ना दो फिक्स्ड पॉइंट से का जो सम होता है वो हमेशा तुम्हारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और वो जो कांस्टेंट होता है उसको सोचो मैं कह सकता हूं जो लेंथ ऑफ थ्रेड होगा उसके बराबर होगा। ये चला कि इलिप्स के ऊपर तुम अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका डिस्टेंस पहले फोकस से प्लस उसका डिस्टेंस दूसरे फोकस से, उन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा टोटल तुम्हारा टोटल लेंथ ऑफ थ्रेड के बराबर होगा। समझ गए? और ये जो दो फिक्स पॉइंट होते हैं इलिप्स के, ये और कुछ नहीं इसी इलिप्स के फोकस कहलाते हैं। तो ये इलिप्स का पहला फोकस होता है, ये इलिप्स का दूसरा फोकस होता है। तो ये फोकस 1, ये दूसरा तुम्हारा फोकस 2। समझ गए? ये समझा? तो हर इलिप्स ना ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, चलो ये समझा। हां, इसमें भी समझना ऑब्वियस है, एक छोटी सी कंडीशन होगी कि ये जो हमें टोटल सम का किसी पॉइंट पी का फोकस F1 से डिस्टेंस और F2 से जो डिस्टेंस होगा, ये दोनों का जो सम है सोचो ये पक्का F1 और F2 के बीच के डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए। समझ गए ना? ऐसा नहीं हो सकता कि भाई जैसे तुमने कहा कि सर मैंने 1.0,0 लिया, 1 पॉइंट मैंने लिया 3,0, अब उन सब पॉइंट पी का लोकस क्या होगा जिसका डिस्टेंस इससे प्लस इससे 3 के बराबर होगा। समझना? अगर मैंने तुमसे कहा कि उन सब पॉइंट का लोकस क्या होगा पी का जिसका डिस्टेंस ए से प्लस जिसका डिस्टेंस बी से जो था वो 3 के बराबर था, जैसे मान लो तुमसे मैंने ये पूछ लिया होता या 2 के बराबर होता, तो इस केस में सर ना ये इलिप्स नहीं बन सकता, क्योंकि सर ना ये पॉइंट 0,0 था और ये पॉइंट 3,0 था, तो सोचो इन्हीं के बीच का जो लेंथ था वही तुम्हारा 3 था। अब सोचो अगर ये इलिप्स बनता तो सोचो ये कुछ ऐसा इलिप्स बनता, तो इसमें से ना जब ये जो पॉइंट पी सोचो यहां पे आता तो इसका डिस्टेंस इससे प्लस इससे वो जो भी होता इससे तो बड़ा होना ही चाहिए था कम से कम। लेकिन सोचो अगर तुमने ये 2 दे दिया तो ये तो कहीं पॉसिबल ही नहीं होगा अपना। तो ये सोचो तुम कहीं भी रखोगे, जैसे तुमने पी पॉइंट कहा कि सर एक पॉइंट यहां पे आ रहा है यहां पे कहीं, तो सोचो इसका डिस्टेंस इससे प्लस इससे जो भी होगा पक्का 3 से बड़ा होगा, क्योंकि देखो ये L1 होता ये L2 होता, तो L1 प्लस L2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर इक्वल टू 3। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। समझ गए? मींस अगर इसको अगर इलिप्स बनाना है मींस पक्का है ये जो PA प्लस PB है उसको पक्का हमें F1 F2 के बीच का जो डिस्टेंस था उससे तो बड़ा देना ही पड़ेगा। मींस अगर मैं 3.1 दे दूं तो बिल्कुल सही इलिप्स बना देगा, लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली 3 भी अगर देता तो भी सही इलिप्स नहीं बनता।
उस केस में एक लाइन सेगमेंट बनता। ये सोचने की कोशिश करना कि अगर मैंने पीए प्लस पीबी अगर एग्जैक्टली अगर 3 दिया होता तो उस केस में जो लोकस होता वो एक लाइन सेगमेंट बनता। सोचने की कोशिश करना, ठीक है? नहीं आए तो मुझे बताना, ठीक है? तो समझ के अगर इसको एलिप्स बनाना है तो क्या होना पड़ेगा, पीए प्लस पीबी को F1 F2 के बीच का जो डिस्टेंस था उससे हमेशा बड़ा देना पड़ेगा, इक्वल टू भी नहीं दे सकते, बड़ा ही देना पड़ेगा, ठीक है? और छोटा दे दिया तो ऑब्वियसली तो कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है? यहां तक सुनना, चलो ठीक है, इसको हटा रहा हूं ना। हाँ देखना, जैसे ये मान लेते हैं कुछ 3 क्वेश्चन है, इनको तो देखना, तुम्हें सोचना है। पहले मैं समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है। पहला सिंपली मान लो पी एक मूविंग पॉइंट था such that PA line is always perpendicular to PB line where A and B are fixed points. Means ऐसे समझना कि A और B दो फिक्स पॉइंट्स हैं, अब P का एक मूविंग पॉइंट है और P को ऐसे मूव करना है ताकि PA लाइन को ज्वाइन करो और PB लाइन को ज्वाइन करो, ये हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है? तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए P जहां जहां मूव कर सकता है उसको मूव कराओ और फाइनली जो उसका शेप होगा बस तुम्हें वो शेप सोचना कि वो शेप कैसा होगा, ठीक है? पहला ये था। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ए एंड बी है फिक्स पॉइंट्स, तो वापस से ए और बी दो फिक्स पॉइंट्स है, ठीक? कोई भी हो सकते हैं कोऑर्डिनेट से, ये और ये भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं रैंडमली। अब हमने सिंपली क्या किया, पी एक मूविंग पॉइंट था और पी ऐसा मूविंग पॉइंट था ताकि ट्रायंगल पी ए बी जो बन रहा है, सर ना, पी ए बी को ज्वाइन करके ट्रायंगल बनेगा, उसका जो एरिया था वो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी है, वो वेरिएबल नहीं है, उसको 2 मान लो जैसे तुम्हारी मर्जी, ठीक है? तो 2 पॉइंट फिक्स थे ए और बी। अब P एक मूविंग पॉइंट था, अब P से अगर मूव करेगा तो जो ट्रायंगल PAB जो होगा वो चेंज होगा। अब ट्रायंगल चेंज होगा तो उसका एरिया भी चेंज होगा, बट तुम्हें खाली उन्हीं पॉइंट्स पे जाकर मूव करना था जिनमें ट्रायंगल PAB का जो एरिया था वो हमेशा कांस्टेंट बना रहा है। अब वो कांस्टेंट तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 4 ले लो मान लो, है ना? और सोचने की कोशिश करना, तो बस तुम्हें ये सुनना है कि जो P का लोकस होगा वो बेसिकली क्या होगा, ठीक है? तीसरे में था ये अपना locus of all those points P whose sum of distance from any two perpendicular lines। मान लो कोऑर्डिनेट स्पेस में कोई भी 2 परपेंडिकुलर लाइंस होते, जैसे मान लो ये होते, ठीक है? अब इसमें क्या करना था, अब तुम्हें ऐसे पॉइंट्स ढूंढने थे जिसका डिस्टेंस सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 परपेंडिकुलर लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट ऑब्वियस है, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी ले सकते हो, 4 ले लो वापस से। फिर तुम्हें सोचना है कि जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, उसका शेप कैसा होगा, ठीक है? तो वीडियो को पॉज कर लो 5 मिनट के लिए और इन क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करो, समझ गए? चलो मैं आंसर बताता हूं। पहला देखना, ठीक है? देखो पहला तुम्हारा क्या था, ए और बी 2 फिक्स पॉइंट थे, ध्यान देना अच्छे से, ए और बी 2 फिक्स पॉइंट थे। पी समझना क्या, एक मूविंग पॉइंट था और वो ऐसा मूव कर रहा था ताकि PA और PB ये हमेशा 2 लाइंस जो होंगे आपस में कैसे होंगे, हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो सोचो एक P सोचो कुछ यहां आ सकता था, फील करो, ताकि PA और PB लाइन जो थे आपस में परपेंडिकुलर थे, ठीक है? सोचो दूसरा जो पॉइंट था वो सोचो कुछ यहां आ सकता था, ठीक है? लग नहीं रहा होगा बट एक कहीं आ सकता है। एक सोचो कुछ यहां आ सकता था, ये फील कर पा रहे हो? एक सोचो कुछ यहां आ सकता था, गलत बना दिया। और सोचो अगर मैं इन्हीं सबको अगर ज्वाइन करता, सोचो इन्हीं सबको अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो ये फील करने की कोशिश करना है, ये सोचो और कुछ नहीं, एक सेमी सर्कल बनाएगा, फील करो। और सही बात भी तो है, सोचो सेमी सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं इस वाले पॉइंट को अगर मैं ए नाम दूं और इस वाले पॉइंट को अगर मैं बी नाम दूं, समझना अच्छे से। और सर इसके ऊपर अगर सोचो मैं कोई पॉइंट अगर पी लूंगा तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो सोचो हमेशा ही तो 90 डिग्री होगा। ये फील आया, मैंने क्या करा, ये सुना? सोचो हमें ये तो चाहिए था कि P किन पॉइंट से मूव कर सकता है ताकि उसको A को ज्वाइन करो, उसको B को ज्वाइन करो और ये दोनों लाइन हमेशा परपेंडिकुलर हो। तो मैं कह रहा हूं P को हमेशा इसी सेमी सर्कल पे मूव करा दो। और ये सेमी सर्कल कौन सा है, वेयर AB इज डायमीटर। सोचो AB को डायमीटर मानते हुए जो भी तुम्हारा सेमी सर्कल था उसको बना दो, तो वो जो भी सेमी सर्कल बनेगा उस पर तुम कोई भी पॉइंट P अगर लोगे तो हमेशा समझना वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा होगा, ये चला।
और इवन समझना, अपर वाला नहीं, इवन लोअर वाला भी अगर लोगे तो भी तो करेगा। सोचो, पी यहां ले लो तो भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, यहां ले लो तो भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। नहीं सोचो पी कहां मूव कर पाया, पी सोचो इन सब पॉइंट से मूव कर पाया, इवन इन सब पॉइंट्स पे भी मूव कर पाया, बस दो पॉइंट्स को छोड़ के। कौन से वाले? एक ही वाला और एक ही वाला छोड़ के। तो इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ के पी हर जगह जा सकता था। तो पी ने सर जो कर्व ट्रेस किया वो बेसिकली उसने किसका ट्रेस किया? एक सर्कल का। अब ध्यान देना, लोकस में एक चीज ध्यान देना कि कभी भी जैसा अगर तुमसे पूछा जाए इस चीज का लोकस क्या बन रहा है, और तुमने देखा ये सर्कल तो बन रहा था बस दो पॉइंट को छोड़ के, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका लोकस सर्कल नहीं है। समझ गया ना? कि जैसे इसमें क्या सर्कल तो बना बट दो पॉइंट छूट गए, फिर हम डर रहे हैं कि इसको सर्कल कहे कि नहीं कहे। बट लोकस के केस हम लोग ऐसा कुछ नहीं सोचते। अगर इतना सा भी पार्ट बना होता और ये अगर एक सर्कल का पार्ट होता तो भी हम लोग क्या कहते कि इसका जो लोकस था वो सिंपली क्या था? एक सर्कल था। समझ गए? मतलब ऑप्शन में अगर जैसे दो ऑप्शन होते कि भाई एक सर्कल है या स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला या इलिप्स है, तो सीधा हम लोग सर्कल को टिक करते। समझ गए? लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा होता कि भाई एक सर्कल बनेगा, एक पार्ट ऑफ सर्कल बनेगा, तो उस केस में हम लोग क्या करते? एक पार्ट ऑफ सर्कल को टिक करते। समझ गए? लेकिन मोस्टली केसेस में अगर एक छोटा पार्ट भी किसी चीज का बन गया तो हम लोग कहेंगे कि भाई वही बनेगा। मतलब अगर पैराबोला का अगर इतना सा बन गया किसी का लोकस, खाली इतना सा, जैसे इसके ना पूरा सर्कल नहीं बना, स्टिल अगर तुमसे पूछा है कि इसका लोकस क्या होगा तो हम लोग सिंपली क्या कहेंगे? वो एक सर्कल ही होगा। समझ गए? ठीक है, तो पहला उम्मीद समझ में आ गया होगा। अगला देखना, दूसरा था थिंक ऑफ लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स पी, ताकि एरिया जो था वो कांस्टेंट हो। अब देखो, अब सुना, ये जो दो पॉइंट्स होते हैं, मान लो ए और बी, मान लो वो कुछ ही होते, ठीक है, ये मान लो दो फिक्स पॉइंट्स होते, इनके बीच का मान लो जो भी डिस्टेंस होता हमें नहीं पता, मान लेते कुछ ए होता। अब हमें से ना पी और मान लेते इनका जो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी जो हमें रखना था, ठीक है ना, पी ए बी हमें जो रखना था वो मान लेते कुछ भी होता, अपना डेल होता अपना, हमें ये रखना था। तो हमें से ना पी को अब ऐसे मूव कराना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी हमेशा कांस्टेंट हो। तो सोचो, मान लेते हैं कि एक पॉइंट पी जहां पे दोनों का इसका जो एरिया आता है वो डेल आता, वो मान लो ये होता। सोचो, मान लो एक पॉइंट जहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी डेल आता, वो मान लो ये वाला पॉइंट होता। अब दूसरा पॉइंट सोचने की कोशिश करते, दूसरा पॉइंट कहां पे होगा ताकि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी हमेशा डेल रहे। तो ये फील करने की कोशिश करना, वो हमेशा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी इस पे होगा। शायद ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितने भी ट्रायंगल्स बनते हैं तो जो उन सबका एरिया तुम्हारा कैसा होता है? कांस्टेंट। तो अगर समझना ये लेंथ अगर कांस्टेंट है, तो अगर सोचो अगर मैं हाइट को फिक्स कर दूं तो जितने भी एरिया, जितने भी ट्रायंगल बनेंगे सबका एरिया कांस्टेंट आएगा। तो सोचो पी को अगर मूव करना है तो सोचो पी को इसी लाइन के ऊपर मूव करना पड़ेगा, और इसी लाइन के ऊपर सोचो पी कहीं भी मूव कर जाए फर्क नहीं पड़ता, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी आएगा वो हमेशा फिक्स आएगा। समझ गए? हाँ, ऑब्वियसली था, पहली बार हमें देखना पड़ेगा कि ये हाइट कितना लेना है हमें, इसके हिसाब से कि ये ए था, ठीक है, और हमें एरिया डेल डालना है। तो ये जो हाइट एच होना चाहिए था, ये कितना होना चाहिए था? हाफ ऑफ ए इंटू एच डेल होना चाहिए था। तो ये जो एच होना चाहिए था ये तुम्हारा डेल बाय 2a, इससे डेल बाय 2a डिस्टेंस पे होना चाहिए था। ये समझ गए? तो डेल बाय 2a डिस्टेंस पे जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, और हॉरिजॉन्टल में इस केस में कह रहा हूं, ये कायदे से कहना चाहिए ये जो लाइन था, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, समझना, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू लाइन ए बी। समझ गए? मींस पी का जो लोकस आया, समझे, पी का लोकस मतलब क्या? पी कहां का मूव कर सकता था? तो पी इन सब जगह पर मूव कर सकता था, और ये सब सिंपली क्या थे? एक स्ट्रेट लाइन था जो कि तुम्हारे क्या थे? पैरेलल किसके था? ए बी के पैरेलल था। समझ गए? वैसे कायदे से समझना, सोचो अगर पी तुम यहां ले सकते थे तो सोचो सेम डेल बाय 2a तुम नीचे भी तो ले सकते थे। सोचो अगर तुमने पी यहां लिया होता तो भी तो सोचो जो ट्रायंगल बनता उसका एरिया डेल ही आता। इवन सोचो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे तुम अगर कोई भी पॉइंट पी लेते, सोचो, तो इन सबका जो एरिया आता वो डेल ही आता। ये फील कर पा रहे हो? मींस पी के लिए सोचो जो मूविंग पॉइंट था वो कहां का मूव कर सकता था? पी सोचो इन सब जगह मूव कर सकता था, इवन इन सब जगह पे भी मूव कर सकता था।
तो एक्चुअल में सर फाइनल जो आंसर हम लोग कहेंगे P का जो लोकस आया, दिस इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। शायद नाम से ना आ गया होगा कि P का लोकस क्या है, वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, दो स्ट्रेट लाइंस का पेयर आया, दिस स्ट्रेट लाइन एंड दिस स्ट्रेट लाइन, एंड बोथ दिस स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये चला इसमें किसी का भी लोकस हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब कहेंगे, जब उसके लोकस में दो स्ट्रेट लाइन आ जाए। जैसे अगर मान लो किसी के लोकस में अगर दो स्ट्रेट लाइन आ जाए तो उसके लोकस को हम लोग कहेंगे इसका जो लोकस है वो एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आया। सोच सकते हैं ऐसा कौन सा लोकस है जिसका लोकस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है? सोचो एंगल बाइसेक्टर का, या सोचो उन सब सारे पॉइंट्स का लोकस जिसका दो फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस सेम है। सोचो दो फिक्स्ड लाइन से इक्विडिस्टेंट पॉइंट पे जो लोकस आते थे वो क्या आते थे? सोचो एक ये वाला एंगल बाइसेक्टर आता था और एक ये वाला एंगल बाइसेक्टर आता था, और एंगल बाइसेक्टर में सिंपली एक लाइन ही तो है, तो इसका जो लोकस आता था वो भी तुम्हारे क्या आता था? बेसिकली एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही आता था, और उसमें जो दो स्ट्रेट लाइन आते थे वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। इस केस में क्या वो दोनों एक दूसरे कैसे पैरेलल थे। ठीक है, तो ये उम्मीद है ये भी फील कर पा रहे होगे कि इसका जो लोकस था वो स्ट्रेट लाइन आना भी चाहिए था। ठीक है, ये बात भी समझ में आएगा, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं अभी। ठीक है, बस यही फील करने की कोशिश करो, है ना। अगला समझना, अगला कहता है लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स P जिसका दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस से जो डिस्टेंस का सम था वो हमेशा कांस्टेंट था। अब से ना वो जो दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस थे वो कुछ भी हो सकते थे, जैसे मान लो ये होते। अब हमें उन सब पॉइंट P का लोकस चाहिए था जिसका डिस्टेंस इससे प्लस इससे कांस्टेंट हो। और याद करो हमने पिछली क्लास में से ना एक क्वेश्चन किया था, याद करो मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू 4। सोचो किसी भी पॉइंट P का लोकस या प्लॉट क्या होगा जिसका डिस्टेंस x एक्सिस से और y एक्सिस से जो सम था वो 4 के बराबर हो, और उसमें सोचो जो x एक्सिस और y एक्सिस थे वो भी तो सोचो आपस में परपेंडिकुलर ही थे। और उस केस में याद करो जो तुम्हारा लोकस आया था वो तुम्हारा कुछ ऐसा आया था, या जो प्लॉट बना था वो कुछ कैसा बना था? ऐसे बना था। लेकिन हमारे केस में बस ये दिया है कि वो जो परपेंडिकुलर जो आपस में जो दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन वो कैसे भी हो सकते हैं, तो वो ऐसे भी हो सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं, इसी चीज को पूरा घुमा दो। तो जो इसी चीज को पूरा घुमा दोगे तो देखो ये सारे पॉइंट्स आते हैं जिसका डिस्टेंस इससे प्लस इससे बराबर होता, एक ही होता, एक ही होता, एक ही होता। तो इस केस में भी समझना पूरा का पूरा फिगर घूम गया, लेकिन फाइनली जो शेप आया वो तो एक स्क्वायर ही आया। ये मैंने क्या कहा कि पिछली क्लास में वाला क्वेश्चन क्या था, उसमें बस क्या था, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थे। बट अगर मान लो कोई भी दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस होते तो ये प्रॉपर्टी तो अभी यहां भी फॉलो कर ही रहा होगा ना। फील करो, मिस थर्ड वाले का आंसर तुम्हारे क्या था? एक स्क्वायर आता। चलो ठीक है, तो उम्मीद है ये पहले सोचना सीख गए होंगे कि लोकस होंगे क्या। अब हम लोग इसे फोकस करते कि अगर हमें उसकी इक्वेशंस निकालनी होती तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इनको हटा रहा हूं। हाँ, अब देखना तो हम लोग बात करते हैं कि अगर हमें जो लोकस है उसका अगर इक्वेशन फाइंड करनी हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो जरा लोकस की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए सिंपली सुनना, हम लोग ये कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला क्या है, जिस भी पॉइंट का हमें लोकस फाइंड करना है उसको सिंपली हम लोग P नाम दे देंगे, और मान लेंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट h होगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? k होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर P अगर एक मूविंग पॉइंट होगा तो h और k दोनों ही तुम्हारे कैसे वेरिएबल्स हैं। h और k दोनों ही तुम्हारे कैसे होंगे? वेरिएबल्स होंगे, तभी तो P एक मूविंग पॉइंट होगा। कि अगर h और k अगर फिक्स हो जाते तो P मूव ही नहीं करता, और P अगर मूव ही नहीं करेगा तो कोई कर्व भी ट्रेस नहीं होगा, तो कर्व ही अगर ट्रेस नहीं हुआ तो लोकस का फिर सेंस ही नहीं बनता। समझ में आता ना। तो P सिंपली के एक मूविंग पॉइंट है, तो h और k सिंपली तुम्हारे कैसे होंगे? वेरिएबल्स। अब हो गया हर क्वेश्चन में तुम्हें एक गिवन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए P को मूव कराना पड़ेगा, तो तुम्हें एक गिवन रिस्ट्रिक्शन दे रखा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी तुम्हें गिवन रिस्ट्रिक्शन दे रखा होगा उस रिस्ट्रिक्शन को h और k में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मान लो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है अभी आगे असल में आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स खुद से इंट्रोड्यूस कर देंगे। समझ गए ना, हम खुद से क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर देंगे, जैसे t कर दिया, m कर दिया, n कर दिया, और फिर जो भी तुम्हारा गिवन रिस्ट्रिक्शन था उसको अप्लाई कर देंगे h और k में, और वो जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हमने जो ऐड किए अलग से उनमें। ठीक है, अब वो करने के बाद फाइनली हम लोग सना कुछ हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगे। ठीक है,
अब उनमें हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जैसे तैसे करके कि एच और के में हम लोग एक रिलेशन फाइंड कर लें। समझिए, हमारा मेन एम बस यही है कि फाइनली हमें कैसे करके एच और के में एक रिलेशन फाइंड करना है, और वो जो रिलेशन होगा उसमें ये जो हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे, अगर हमने किए होते तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको उस रिलेशन से हटाना पड़ेगा। मींस फाइनली हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमें एच और के में एक रिलेशन फाइंड करना है जो कि इंडिपेंडेंट हो बाकी किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल के। समझ गए? और अगर हमने ऐसा एक रिलेशन फाइंड कर लिया तो वही सिंपली क्या होगा, हमारा लोकस होगा। तो लोकस फाइंड करने के लिए फिर सिंपली कुछ नहीं करना पड़ेगा, एच को फिर सिंपली एक्स से रिप्लेस कर देना, के को फिर सिंपली वाई से रिप्लेस कर देना, तो जो भी इक्वेशन बनेगी सिंपली वही उसकी लोकस होगी। ठीक है, इसमें कुछ चीज अभी समझ आएंगे। देखो, जैसा कि मान होता फाइंड locus of all those points P, find locus of all those points P whose distance from 5,6 is 4 units। इसे मान लेता हूं, उन सब पॉइंट P का लोकस फाइंड करो जिसका डिस्टेंस 5,6 से क्या 4 यूनिट्स के बराबर हो। तो ये सोचो, ये गिवन रिस्ट्रिक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी पॉइंट था जिसका हमें लोकस निकालना है P, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, H, K। समझ गए? अब जो भी गिवन रिस्ट्रिक्शन है उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो भाई एक पॉइंट हमें गिवन है 5,6, इसमें का ये जो P पॉइंट था H, K, इसका डिस्टेंस इससे कितना होना चाहिए, 4 के बराबर होना चाहिए। और अच्छी बात है, ये जो तुम्हारा पॉइंट H, K था, इसका डिस्टेंस मैं इस 5,6 से निकालना चाहता हूं। इसके लिए ध्यान देना, तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना, कि अगर करना पड़ रहा है कभी तो ही ये चीज करो, अगर जरूरत नहीं है तो फिर रहने दो इसको। समझ गए? तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस H, K का डिस्टेंस 5,6 से निकालेंगे। तो ये कितना आएगा, H - 5 का होल स्क्वायर प्लस K - 6 का होल स्क्वायर का कितना अंडर रूट, ये डिस्टेंस आता है इससे, और ये किसके बराबर दे रखा है, इसने 4 के बराबर दे रखा है। अब ये करने के बाद से ना हमें सिंपली क्या करना था, हमने जो भी कंडीशन थी उसको अप्लाई कर दिया। फाइनली हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एच और के में एक रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। रिलेशन मतलब समझ गया कि एक ही इक्वेशन में एच और के दोनों आ जाए। और देखो अच्छी बात यही तो सोचो, इक्वेशन दिख रही है, इसमें चाहो तो देखो, चाहो तो ऐसे तुम सीधा ये दे दो, या तुम चाहो तो दोनों को स्क्वायर कर दो। तो H - 5 का होल स्क्वायर प्लस K - 6 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना, 16। और सो यही तो वो रिलेशन है एच और के में। और इसमें सोचो एच और के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल नहीं है। मींस फाइनल आंसर जो था वो तुम्हारा यही था। अब बस इसको एक्स और वाई में लिखना है, तो एच को किससे रिप्लेस कर दो, एक्स से, और वाई को किससे रिप्लेस कर दो, सो के को किससे रिप्लेस कर दो, वाई से। तो ये जो इक्वेशन थी, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस ऑफ पी। समझ गए? तो जो पी का लोकस होगा वो बेसिकली ये होगा। और ये हमने अभी कुछ देर पहले देखा था, ये सर्कल होता था। मींस ये जो सर्कल प्लॉट कर रहा होगा पी, उसकी इक्वेशन ही इनडायरेक्टली ये लिखी है। समझ गए ना, कि ये जो पी जो समझ सर्कल प्लॉट करता या कर्व ट्रेस करता, ये जो लोकस बनता है, यही तुम्हारा उसकी इक्वेशन होती। ठीक है, ये समझ में आ गया? चलो और देखो, अभी और समझ में आएगा। जैसा कि मालूम होता, मान लेते हैं तुम्हारे 3 पॉइंट हुए, एक ए होता 1,2, एक अपना बी होता -3,4, और एक सी होता अपना 3 टाइम्स ऑफ t + 1/t एंड 4 टाइम्स ऑफ t - 1/t। ये समझ गए? ये 3 पॉइंट्स होते हैं। और इसमें मैंने दे दिया t इज अ पैरामीटर। तो ध्यान देना, पैरामीटर का मतलब भी इनडायरेक्टली वेरिएबल ही होता है। मींस t क्या है, वेरिएबल है। मींस t को अगर तुम मूव करोगे तो क्या होगा, c पॉइंट चेंज होगा। सोचो a और b तो फिक्स पॉइंट्स है, ए और बी सोचने की कोशिश करो, ये दोनों फिक्स पॉइंट्स थे। टी एक पैरामीटर था, तो सोचो अगर तुम टी को अगर चेंज करोगे तो जो सी पॉइंट जो होगा वो मूव करेगा। तो वो कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां होगा, कभी यहां, कहीं भी हो सकता था। तो उस केस में ना, अगर सी को अगर मूव करोगे तो सोचो मैं कह रहा हूं, देन फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो पहले तो ये फील करने की कोशिश करो, क्या कोई लोकस बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो सोचो ए और बी फिक्स थे। सी अगर सोचो यहां होता, सेंट्रॉइड को यहां आता, सी अगर यहां आता, सेंट्रॉइड कुछ यहां आता,
सी अगर यहां होता तो सेंट्रोइड कुछ यहां आता। मींस पक्का है कि अगर तुम सी को अगर चेंज करोगे तो ट्रायंगल चेंज होगा, और ट्रायंगल चेंज होगा तो उसको सेंट्रोइड भी चेंज होगा। मींस बिल्कुल सही कि सेंट्रोइड का लोकस कुछ आ सकता है। अब उसका लोकस आएगा क्या, अब हमें वो सोचना है। तो इसमें ध्यान देना, टी एक एक्सटर्नल वेरिएबल है। ये चलता है कि टी को चेंज कर रहे हो तो ये पूरा ट्रायंगल चेंज होगा। अब देखते हैं। तो मान लेते हैं ना, ये तुम्हारा कोई भी ट्रायंगल एबीसी होता, ठीक है, जिसमें ये कितना था तुम्हारा 1,2, ये था तुम्हारा कितना -3,4, और ये जो था तुम्हारा कितना था 3 टाइम्स ऑफ कितना t प्लस 1/t, और 4 टाइम्स ऑफ कितना t माइनस का 1/t। अब जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना था उसको हम लोग मान लेते हैं p, जो कि कितना होगा h, k, ठीक है। अब जो भी कंडीशन है उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो p क्या था, इन तीनों पॉइंट्स का सेंट्रोइड था। तो सेंट्रोइड के लिए कंडीशन क्या होती है, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स उम्मीद याद होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यही होता है ना। तो सोचो p के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, p तो सेंट्रोइड था, तो p के कोऑर्डिनेट्स कितने थे h, k। तो अगर उसको ऐसे निकालें तो कितना आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, तो 1 -3 तो कितना -2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ t प्लस 1/t/3। यही तो सोचो इसी सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट होता, और अच्छी बात सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट कितना है, h था अपना। और सेंट्रोइड का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो 2 प्लस 4 6, तो 6 प्लस 4 टाइम्स ऑफ कितना t प्लस 1/t कितना 3। ये समझा। तो ये हमने जो कंडीशन थी वो भी हमने अप्लाई कर दी। अब तीसरा स्टेप हमारा क्या था कि हमें h और k में एक रिलेशन फाइंड करना है, और उसमें h और k के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो क्या यहां पे कोई हमें तीसरा वेरिएबल दिख रहा है h और k के अलावा, ध्यान देना t दिख रहा था। मींस हमें h और k में एक ऐसा रिलेशन फाइंड करना जिसमें t मौजूद नहीं होना चाहिए था। तो अब बेसिकली हमें करना क्या, इन दोनों इक्वेशन से हमें और कुछ नहीं t को एलिमिनेट करना था। अब t को एलिमिनेट करने के लिए सोचो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो पहले तो मैं क्या करता इस 3 को यहां भेजता हूं, तो 3h प्लस 2, ध्यान देना 3h प्लस 2, इस 3 को नीचे ले आऊं बाय 3, दिस इज इक्वल टू कितना t प्लस 1/t। अभी समझ में आएगा मैंने इसे क्यों किया। दूसरा देखना 3k माइनस 6/4, तो 3k माइनस 6/4, दिस इज इक्वल टू कितना, एक मिनट मैंने ये t माइनस 1/t आएगा ना, ये कितना आएगा t माइनस 1/t। अब जरा सोचो अगर मुझे t को एलिमिनेट करना था तो मैं क्या करूं, जरा फील करने की कोशिश करो क्या करते। तो हमें t प्लस 1/t पता है और t माइनस 1/t पता है, तो हमें समय t को एलिमिनेट करना था, ठीक है। तो इसको करने के लिए तो चाहो तो दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो सीधा t के लिए मिल जाएगी, फिर सीधा t के लिए छाप देंगे। सोचो हमें t को तो एलिमिनेट करना था, और कुछ डायरेक्टली आ सकता है। हाँ देखो दोनों को स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो, और फिर दोनों को घटा दो। सोचो इसको स्क्वायर करोगे तो कितना रहेगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2, इसको स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2, और फिर जब दोनों को घटाओगे तो सोचो टी स्क्वायर और 1/t स्क्वायर, यहां से टी स्क्वायर 1/t स्क्वायर दोनों कट जाएंगे। समझो, दोनों को स्क्वायर करो और फिर दोनों को घटा दो, समझ गए। तो यहां से सोचो कितना होता है टी स्क्वायर, ये चल रहा है ना, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2, और यहां से कितना होता है टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 बनता, और जब घटाते तो देखो ये पार्ट कट जाता, तो सीधा इस सेट कितना बचता 4, और इस सेट दोनों को स्क्वायर करके घटाया तो इसमें समय जरूरी नहीं कि खोलो, सीधा इसको ऐसे छोड़ दो, तो इसका होल स्क्वायर बाय 3, और यहां पे कितना आएगा 3k माइनस 6/4 का कितना होल स्क्वायर। तो ये जो रिलेशन आया h और k में, सोचो h और k में ये रिलेशन हमें मिल गया, और ये जो रिलेशन था सोचो वो t से इंडिपेंडेंट था, मींस हमारा जो रिक्वायर्ड लोकस था वो बेसिकली यही था। और फाइनली तुम अगर लोकस की क्वेश्चन नहीं है तो सिंपली h को किससे प्लेस कर दो x से, और k को किससे प्लेस कर दो y से। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है ना। तो लॉजिक बेसिकली यही है कि h के मानो, जो भी कंडीशन थी उसको अप्लाई करो, तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ चुका होगा, तो तुम्हें कैसे भी करके उन रिलेशंस का यूज करके उस एक्स्ट्रा वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, और फाइनली h और k में एक रिलेशन फाइंड करना है। एक बार तुमने वो कर लिया तो सिंपली वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है।
अब उस चीज को करने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। और हमें हमेशा हम लोकस को फील नहीं कर पाएंगे। जैसे इस केस में ये फील करना मुश्किल था कि ये जो लोकस था वो क्या था। जैसे एक्चुअल में ये जो बना वो बेसिकली एक हाइपरबोला बना, लेकिन वो क्वेश्चन को देखकर हम लोग फील नहीं कर सकते थे इनिशियली कि इस बार ये जो पॉइंट थे वो ना कुछ स्पेसिफिक टाइप से मूव कर रहे थे। सोचो सी पॉइंट जो था रैंडमली मूव नहीं कर रहा, वो एक फिक्स्ड पॉइंट लोकस से मूव कर रहा खुद ही। तो उस फिक्स लोकस में मूव करने के बाद सोचो ये जो इसका सेंटर पे जो लोकस है वो एक हाइपरबोला आया, तो डायरेक्टली सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। हाँ, अगर हाइपरबोला अगर पढ़ लिया होगा तो सोच लोगे, बट अभी थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि हर लोकस को तुम फील कर ही लोगे, बहुत बार ऐसा हो कि हम फील नहीं कर पाएंगे, तो उसको सिंपली हम लोग मैथमेटिकली ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, इसको हटा रहा है ना। देखना जैसे मान लो अगर ये दो क्वेश्चन होते, ये हमें करने होते, ये तुम लोगों को भी नहीं करने, अभी देख लो। तो पहले कहते हैं लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स P, फिर P से ना कुछ ये 280 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड A इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, जहां पे देना A क्या है, कांस्टेंट है, और T क्या है, पैरामीटर है या वेरिएबल है। समझा, पैरामीटर और वेरिएबल एक ही चीज होती है ना। तो सुना इस वाले में तो देखो सिंपली हमें किस पॉइंट P का लोकस निकालना था, P का, और मान लेते ये कितना होता है, H कॉमा K होता, और ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है 280 अपॉन कितना 1 प्लस टी स्क्वायर और कितना A इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन कितना 1 प्लस टी स्क्वायर। समझ गया, मींस इनडायरेक्टली सोचो ये दे रखा था कि H जो था वो किसका रहा था 280 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के, और K जो था वो किसका रहा था A टाइम्स 1 माइनस का टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के। समझ गए, इनडायरेक्टली ये तो था अपना, और अपन को क्या करना था, H और K में रिलेशन फाइंड करना था। और इस बार ध्यान देना जो चीजें हमें एलिमिनेट करनी है वो ध्यान देना सिर्फ T था, हमें A को एलिमिनेट नहीं करना, कि A से ना क्वेश्चन में दे रखा है वो कांस्टेंट है, यहां पे जो वेरिएबल था वो सिंपली T था। समझ गए, बस फाइनली जो रिलेशन बनेगा उसमें से ना H और K के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल नहीं आना चाहिए। सर वेरिएबल कांस्टेंट आ सकता है, ये चला मैं सब हमें कैसे करके T को एलिमिनेट करना था। अब T को एलिमिनेट करने के तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ना जो सबसे अच्छा तरीका जो यहां पर समझ में आ रहा है वो ये था कि क्यों ना मैं T को सीधा रिप्लेस कर दूं किससे, tan थीटा से। कि सोचो अगर मैं T को tan थीटा से अगर रिप्लेस कर देता तो ये H क्या बनता 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये कितना बन जाता sin 2 थीटा। सोचो, और यहां पर अगर मैं A को अगर tan थीटा से अगर K को T को अगर tan थीटा से रिप्लेस करता तो ये कितना बनता 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये कितना बन जाता तुम्हारा cos 2 थीटा। और सोचो अगर मैंने T को अगर tan थीटा रखा था तो T अगर वेरिएबल था तो थीटा भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। मींस ये क्वेश्चन तुम्हारा इसमें टूट गया, और अब हमें इसमें क्या करना है, थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल था अपना, और एच और के रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन इस बार सलाना ये जो करना था वो काफी आसान था, क्योंकि सोचो अगर मैं A को इधर ले आऊं तो h बाय a का होल स्क्वायर, और इस वाले A को इधर ले आऊं और इसका होल स्क्वायर करूं तो ये क्या होगा 1 के बराबर होगा। सोचो h बाय क्या होगा sin 2 थीटा उसका स्क्वायर, cos 2 थीटा का होल स्क्वायर, तो sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। और ये जो रिलेशन था ये h और k में रिलेशन है जिसमें से ना कोई भी तीसरा वेरिएबल मौजूद नहीं है, धमरा a क्या है, कांस्टेंट है। मींस हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना ए स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। मींस तुम चाहो तो किन्हीं भी चीजों को किसी चीज से रिप्लेस भी कर सकते हो और फाइनली इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है इसमें आ गया होगा। चलो अगले देखते हैं, फाइंड लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स P whose distance from x equal to -2 and 2, 0 is always same। देखते हैं, देखो तो सबसे पहले तो x इक्वल टू -2, तो सोचो x इक्वल टू -2 जो लाइन होगी वो कुछ ऐसी होगी, और 2, 0 जो होगा वो कुछ यहां पर लाई करेगा, ठीक है। तो हमें उन सब पॉइंट्स का लोकस निकालना था जिसका डिस्टेंस इससे और इससे सेम हो। तो मान लेते हैं हमें जिस पॉइंट P का लोकस निकालना था उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते वो मान लेते कुछ तुम्हारे क्या होते h, k होते। समझ गए। अब सर हमें क्या चाहिए था, अब हमें क्या करना था, इस P का जो डिस्टेंस चाहिए था इस लाइन से वो सोचो कुछ इसके बराबर होता, सोचो इस लाइन के बराबर होता, और इस P का डिस्टेंस हमें इससे जो चाहिए था वो कुछ इसके बराबर होता।
तो h कॉमा k का डिस्टेंस मैं इससे तो निकालना इजीली जानता हूं, कितना आएगा h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। सोचो ये था तो p का इससे डिस्टेंस और p का इससे डिस्टेंस दोनों बराबर होते, तो p का इससे डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, कुछ ये होता क्वेश्चन उठता p का इससे जो डिस्टेंस होगा वो किस करार होगा। तो ये फिल करने की कोशिश करो, ये अगर इससे पॉइंट्स अगर h कॉमा k थे तो सोचो ये जो लेंथ होता, सोचो ये जो लेंथ होता ये तुम्हारा किसका होता, h के बराबर होता। सोचो ये तो होता, और या तो ये कहो सोचो मॉड h के बराबर होता। फील करो ये चला, और सर ये जो लेंथ था अपना वो तुम्हारा किसका बराबर था, ये 2 के बराबर था। मींस इस पॉइंट P का अगर इस लाइन से अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो वो सोचो और कुछ नहीं 2 प्लस मॉड h आएगा। ये आया सबको समझ, ठीक है। अब बस हमें क्या करना था, रिलेशन फाइंड करना था, और अच्छी बात है ये तो रिलेशन है। सोचो हमें एक्स और के रिलेशन तो फाइंड करना था, तो ये रिलेशन हो गया। हाँ इसको चाहता मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, दोनों से स्क्वायरिंग कर दो, तो स्क्वायरिंग करोगे तो कितना जाएगा 2 प्लस मॉड h का होल स्क्वायर, तो 4 प्लस h का स्क्वायर प्लस कितना 4 मॉड h है ना, इक्वल टू यहां से कितना जाएगा तुम्हारा h का स्क्वायर माइनस का 4h प्लस 4 माइनस का 4h प्लस का कितना 4 और कितना प्लस का k का स्क्वायर, तो चाहिए बनता h स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता, 4 से 4 कट जाता, समझ गए। तो यहां से कितना आता k का स्क्वायर और यहां से कितना आता 4h इधर आता, तो ना 4 मॉड h प्लस का कितना 4h ये बनता। और ये फील करने की कोशिश करो कि p जो होता वो सोचो हमेशा इसके इस साइड ही लाई कर सकता है। सोचो ये बेसिकली पैराबोला वाला तो केस है, तो पैराबोला वाले केस में वो पॉइंट से जिसका डिस्टेंस इस से सेम है, एक पॉइंट तो वाला आता और बाकी पॉइंट सोचो कुछ इस साइड आएंगे, इसके इस साइड, ये फील करो इसके इस साइड नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता। सोचो यहां नहीं आ सकता कि अगर यहां आ गया तो इसका इससे डिस्टेंस कम हो जाएगा, इससे डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। मैं जितने भी पॉइंट थे सबके सब इसके इस साइड ही लाई करते, और अगर इसके इस साइड लाई करेंगे मींस हमेशा ये पता है हमें कि h जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और चूंकि h हमेशा पॉजिटिव होगा मैं सीधा मैं यहां से इस मॉड h को सिंपली h से रिप्लेस कर सकता हूं, तो 4h प्लस 4h ये कितना बन जाएगा 8h, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 8h, और अब k को y से रिप्लेस कर दो और h को किससे रिप्लेस कर दो x से, तो ये जो होता तुम्हारा इसका रिक्वायर्ड लोकस होता। और सही बात है, देखो यही तो पैराबोला की जनरल इक्वेशन होती है अपनी। सोचो y स्क्वायर इक्वल टू x टाइप का या x इक्वल टू y स्क्वायर टाइप का, समझ गए ना कि एक वेरिएबल में लीनियर है दूसरे में क्वाड्रेटिक है, तो वो सिंपली किसका होता है पैराबोला का फॉर्म होता है, ये तो पता है ना, ठीक है। तो देखो हमने सोचा भी था कि पैराबोला आना चाहिए था और देखो पैराबोला ही आया अपना, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और देखना मान लो सर ने हमसे पूछा होता कि इसको हटा देता हूं, है ना, रुक जाओ। हाँ देखना जैसे मान लो वाला क्वेश्चन होता फाइंड लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स P सच दैट PA by PB लेंथ है इज इक्वल टू 2/3 वेयर A इज इक्वल टू 1,2 एंड B इज इक्वल टू कितना 3,4, ठीक है। तो देखना तो इसको करने के लिए वापस से देखो ये तुम्हारा A दे रखा है कितना 1,2 और ये अपना B दे रखा था कितना तुम्हारा 3,4, ठीक है। हमें उनसे पॉइंट P का लोकस निकालना था ताकि P का A से डिस्टेंस और P का जो B से डिस्टेंस है इसका जो रेशियो है वो 2:3 रेशियो में आए, okay? जैसे ये डिस्टेंस 2 और ये 3 रेशियो में आए, बस ये कुछ 2 के टाइप का होगा और ये कुछ अपना 3 के टाइप का होगा, समझ गए। तो देखो बिना कुछ सोचे समझे कुछ नहीं सोचना, तो सीधा P को मान लेते हैं कितना कुछ अपना h, k। अब P का A से डिस्टेंस, और ये A था क्या, ओके ये इसको ये कर लो, इसको B कर लो, ये फिर ये चेंज करना पड़ेगा, ये कुछ अपना 3 के टाइप का, ये अपना कितना कुछ 2 के टाइप का, ठीक है। तो P का A से डिस्टेंस, तो P का A से डिस्टेंस जो आएगा वो तुम्हारा कितना आएगा h-1 का स्क्वायर प्लस कितना k-2 का स्क्वायर का कितना अंडर रूट, समझ गए, कुछ नहीं आता। P का B से डिस्टेंस ये कितना आता h-3 का स्क्वायर प्लस कितना k-4 का स्क्वायर का कितना अंडर रूट, समझ गए। और ये जो रेशियो था अपने 2:3 के बराबर था, और सर ये हमने जो कंडीशन थी वो सीधा सीधा हमने अप्लाई कर दिया, तो सर सीधा एच और के में रिलेशन मिल गया। लेकिन ऑप्शंस में मान लो अगर हमें सिंप्लीफाई करके पूछा हो तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दोनों से स्क्वायरिंग कर दो, तो
तो दोनों से स्क्वायरिंग कर दो, इस 9 को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 9 टाइम्स में कितना बनेगा अपना h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना k माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो चाहिए बनता। और इसे कितना बनेगा 4 टाइम्स ऑफ h माइनस कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ कितना k माइनस 4 का होल स्क्वायर, सोचो ये बनता, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ध्यान देना 9h का स्क्वायर यहां से 4h का स्क्वायर आएगा तो कितना होगा 5h का स्क्वायर, समझ गए ना। 9k स्क्वायर यहां से 4k स्क्वायर, तो यहां से कितना आएगा 5k स्क्वायर, समझ गए ना। यहां से -2h इंटू 9 माइनस का 18h, यहां से -6 इंटू 4, समझ गए ना माइनस का, तो यहां से माइनस का 18, यहां से माइनस का 24, तो -18 और प्लस का 24, तो यहां से कितना आएगा प्लस का कितना 6h, ठीक है। यहां से कितना आएगा माइनस का 4, माइनस का 4 इंटू 9 तो माइनस का 36, तो माइनस का 36 के, और यहां से कितना आएगा माइनस का 8 के इंटू 4 तो माइनस का 32, तो इधर जाएगा प्लस का 32, तो प्लस का 32 और माइनस का 36 तो कितना माइनस का 4k, समझा। तो सॉल्व किया और कुछ नहीं किया, 4 और 1 5, 5 इंटू 9 45, ठीक है ना। यहां से 16 और 9 25, 25 और 4 100, तो 45, इधर से आया कितना 100, तो यहां से कितना आएगा माइनस का कितना 55, दिस इक्वल टू कितना 0, तो कुछ ये बन गया, समझ गए। मीन्स ये तुम्हारा फाइनल रिलेशन था, चाहो तो 5 से डिवाइड दे दो, तो 5 से डिवाइड दोगे h को x रिप्लेस कर दो, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 6x बाय 5 माइनस का 4y बाय 5 माइनस का 11 इज इक्वल टू कितना 0, ये कुछ अपना ये बना, ये समझ में आया। और ये समझने की कोशिश करना, ये जो इक्वेशन होती है ये तुम्हारी एक सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। ये समझ गया ना, ये मैंने बताया था ना कि इसको सोचो, इसमें इसको चलो चाहो तो कंप्लीट द परफेक्ट्स का कर सकते हो, तो इसको कंप्लीट द परफेक्ट्स का करोगे तो कितना आएगा x प्लस कितना 3/5 का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसे बनता। इसको कंप्लीट द परफेक्ट्स कैसे कर लो, तो ये कितना आएगा y माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, सोचो। और इसके लिए कुछ तुम्हें कांस्टेंट देना पड़ता 9/25, इसके लिए देना पड़ता 4/25, और इस 11 को भी इधर भेज दो, तो 11 प्लस 9/25 प्लस कितना 4/25, तो देखो x का स्क्वायर टाइप का, y स्क्वायर टाइप का, इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइप का, तो ये जो बना क्या बना एक सर्कल की इक्वेशन बनी, ये जो मींस इसका जो लोकस था वो काफी अच्छा आया, वो समझी का एक सर्कल आया अपना। और ध्यान देना ये देखने में फील नहीं आ रहा था, समझ ना। जैसे मान लो ये तुम्हारा पॉइंट ए था 1,2, और ये तुम्हारा पॉइंट बी था तुम्हारा कितना 3,4, ठीक है। और P का लोकस ऐसा लेना था ताकि ये 2:3 रेशियो में आए, तो ये फील करो एक पॉइंट तो हमें P पता था जो सोचो एग्जैक्टली ए बी लाइन के ऊपर ही लाई करता, सोचो एक पॉइंट P तो हमें पता था यहां के आता, और भी सोचो आते जिसका इससे और इससे 2:3 रेशियो में, और भी आते सोचो जो 2:3 रेशियो में आते, पिछला। और ऐसे करते करते सोचो मुझे एक और पॉइंट पता था जो ए बी को 2:3 रेशियो में डिवाइड करता, बट इस बार ना इंटरनली ना होकर एक्सटर्नली, सोचो ये जो पॉइंट होता है जो ए बी को एक्सटर्नल सोचो 2:3 रेशियो में डिवाइड करेगा, इसको भी तो सोचो स्पीयर और लोकस माना चाहिए था। ये फील करा कि इस चीज के लोकस में 2 पॉइंट से पहले से पता थे, कौन कौन से, एक ये वाला पॉइंट जो ए बी को 2:3 रेशियो में इंटरनल डिवाइड करता, और दूसरा जो ए बी को 2:3 रेशियो में एक्सटर्नल डिवाइड करता, तो जो ये 2 पॉइंट तो आने चाहिए थे। मिस पक्का ये जो 2 पॉइंट्स थे इन दोनों पॉइंट्स को लोकस से पक्का सेट से करना चाहिए था, ये चला। और उसके अलावा भी और पॉइंट्स आते, और वो जो सारे पॉइंट्स आए वो जो और कुछ नहीं बड़े अच्छे एक सर्कल में आए। इसना मैं सर्कल के ऊपर अगर तुम कोई भी पॉइंट लोगे तो इनका जो लेंथ का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा 2:3 ही होगा, ये सुनना। तो ये जो रिलेशन था वो काफी अच्छा था, और शायद समझ आ गई जो सर्कल बनाया वो मैंने ए साइड की तरफ बनाया, इस साइड नहीं बनाया। इससे जगह मैं इस साइड अगर बनाता तो उसका बी से डिस्टेंस कम होता है, इससे ज्यादा होता। बस पक्का आना चाहिए था, किस साइड आना चाहिए था, इस साइड को आना चाहिए था, ये समझ आया, ठीक है। वैसे अभी तुम लोगों को सर्कल की इक्वेशन लिखना आता नहीं है, अगर सर्कल की इक्वेशन अगर डायरेक्टली अगर लिखना जानते तो सना फिर इस लोकस की इक्वेशन को हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ठीक है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। बट अभी बस इतना समझने की कोशिश करो
कि ये जो लोकस था वो काफी अच्छा था और किसका था, एक सर्कल का था अपना। ठीक है, तो इससे सोचो मैं एक कह सकता हूं कि अगर पी ए बाई पी बी जो है अगर वो कुछ अपना m बाय n टाइप का है तो दिस लोकस विल बी अ सर्कल, लेकिन ध्यान देना ओनली इफ m बाय n इज नॉट इक्वल टू 1। कि सोचो अगर m बाय n अगर 1 हो गया तो सोचो उसका उस केस में उसका जो लोकस बनेगा सर्कल नहीं बनेगा। ये सोचो उन सब पॉइंट का लोकस जिसका a से डिस्टेंस और b से डिस्टेंस का जो रेशियो था 1 था, मींस उस केस में वो क्या बनता, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन बनती। समझ गए? मींस अगर पी ए बाई पी बी की वैल्यू अगर m बाय n है और वो अगर 1 नहीं है, मींस पक्का उसका लोकस कैसे बनेगा, सर्कल बनेगा और वो इन दोनों पॉइंट से पास होगा, एक बार इंटरनल डिवीजन वाले से और एक बार एक्सटर्नल डिवीजन वाले में से। ठीक है, तो उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है लोकस समझ में आ गया हो कैसे करना है। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर दो। हाँ देखना, ये कुछ 4 क्वेश्चन है, तुम लोग करना है। ठीक है, पहला सिंपल क्या, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, जहां ए के कोऑर्डिनेट्स का 81 स्क्वायर 281 और बी के कोऑर्डिनेट्स कितने 82 स्क्वायर 282, जहां पे ध्यान T1 और T2 दोनों ही तुम्हारे क्या वेरिएबल्स हैं। ठीक है, दूसरे में एक कोई ट्रायंगल होता है जिसका ऑर्थो सेंटर होता है तुम्हारा 5,4 और उसका जो सेंटर्ड होता है वो होता है 2 sin θ + 1, 3 cos θ - 2। ऑब्वियसली इसमें थीटा वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका जो सर्कम सेंटर आता है हमें उसका लोकस फाइंड करना था, क्या होगा। ठीक है, अगले में ए रॉड ऑफ लेंथ L स्लाइड्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो सारा जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होता तो इसमें हमने जैसे एक रॉड रख दी। ठीक है, तो ये जो रॉड है अपना क्या कर गया, स्लाइड कर गया। जैसे ना ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस रखी, यहां पर हमने रॉड रखी, तो ये से रॉड जो होगा स्लाइड कर कैसे नीचे गिर जाएगा। तो नीचे गिरेगा तो समय इसका जो सेंटर होगा, मिड पॉइंट होगा इस रॉड का, वो सोचो मूव कर रहा होगा और मूव करेगा तो उसका जो लोकस आएगा हमें वो फाइंड करना था, क्या होगा उसकी इक्वेशन, मतलब बेसिकली। ठीक है, लास्ट ए एक गिवन पॉइंट है 1,1 और ए बी बी एनी लाइन दैट कट्स द एक्स एक्सिस एट बी। सर ए बी कोई भी लाइन हो सकती थी जिसने एक्स एक्सिस को मान लो कहीं भी कट किया, बी पे कट किया। ठीक है, इफ ए सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, अब इसी ए बी के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ किया ए सी जिसने वाई एक्सिस को सी पे कट किया, तो हमें फाइंड करना है लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बीसी क्या होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लो 10-15 मिनट के लिए और इन क्वेश्चंस को ट्राई करो। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं इसको सॉल्यूशन बताता हूं। पहले क्या देखना, ए और बी इसके मिड पॉइंट का लोकस चाहिए था, तो जिसका भी हमें लोकस चाहिए था सिंपली अगर उसको क्या मान लो h, k और P क्या था, इसका मिड पॉइंट था, तो P का जो h कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा a_t1 स्क्वायर प्लस a_t2 / 2 और P का जो y कोऑर्डिनेट आता वो कितना आता 2a_t1 प्लस 2a_t2 / 2। और ऑब्वियसली T1 T2 दोनों वेरिएबल्स थे, तो हमें ध्यान देना इसमें T1 और T2 दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसमें आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां से मैं कह सकता 2h/a, तो 2h/a क्या होगा T1 स्क्वायर प्लस का कितना T2 स्क्वायर, और यहां से कितना आएगा देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां से कितना आएगा k/a, दिस इज इक्वल टू कितना T1 प्लस कितना T2। सोचो यही था अपना। ठीक है, अब हमें क्या करना था, यहां से T1 और T2 दोनों को एलिमिनेट करना था। ठीक है, तो दोनों को अगर हमें एलिमिनेट करना है इसमें, ठीक है, तो देख लेते हैं। तो समझ, अगर मैं इसमें दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं, तो दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग करोगे तो k² / a², दिस इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस कितना ट्वाइस ऑफ T1 T2। ठीक है, कुछ ये बनेगा अपना, समझ गया ना, कुछ अपना ये बनता। हाँ, इसमें मुझे शायद एक और इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, शायद मुझे इसमें एक और इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सॉरी, देखना पहला वाला क्वेश्चन गलत है, इसमें देना पड़ेगा हमें यहाँ T1 T2 की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। भाई T1 T2 इज इक्वल टू मान लेते हैं -1 होता है ना, ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, सॉरी है ना, ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ध्यान रखो कि यहां से तुम T1 T2 दोनों को एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, समझ गए ना। हाँ, लेकिन अगर हमें T1 T2 की इंफॉर्मेशन अगर दे दी, तो अब देखना T1 T2 तुम्हारा कितना होता -1, तो -1 वैल्यू यहां छाप दो, तो यहां से देखना T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, समझ गए ना, तो समझ गए, यहां से -1 छापते तो ये 2 इधर आता, तो यहां से कितना बना T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना
के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और कितना प्लस का 2, समझ गए। और यहां से T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इसका बार था, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो दोनों को इक्वेट करोगे तो के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, समझ गए ना, प्लस का 2 इज इक्वल टू कितना 2h बाय ए, समझ गए। ध्यान देना इसमें T1 T2 वेरिएबल थे, ए वेरिएबल नहीं था, तो फाइनली ए इक्वेशन में आ सकता था, समझ गए। तो इसका जो रिक्वायर्ड लोकस था वो कुछ अपना ये आ गया, ठीक है। समझ आपके को वाई से प्लस कर दो। तो पहले का तो आंसर अपना ये था, उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी। चलो अगला देखना, अगले में क्या था, ऑर्थो सेंटर पता है, सेंट्रॉइड पता है और हमें सर्कम सेंटर निकालना है। तो देखो ऑर्थो सेंटर पता है, ठीक है, सेंट्रॉइड पता है और हमें सर्कम सेंटर निकालना है। और अच्छे तो ये हमें पता है, ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड इसको, समझ गए। अब इसमें से ना ऑर्थो सेंटर कितना था 5,4, ठीक है। सेंट्रॉइड तुम्हारा कितना था 2 sin थीटा प्लस 1, 2 sin थीटा प्लस 1, 3 cos थीटा माइनस 2, ये था अपना। हमें इसका लोकस निकालना था, मान लेते हैं कितना होता h, k होता, ठीक है। तो सोचो अगर ये 2:1 रेशियो में अगर इसको डिवाइड करता है अपना, तो सोचो इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे मैं डायरेक्टली लिख सकता था। इसका x कोऑर्डिनेट कितना आता, 1 इंटू दिस, 2 इंटू दिस बाय 3, तो 1 इंटू h प्लस 2 इंटू 5 बाय 3, दिस शुड बी इक्वल टू कितना 2 sin थीटा प्लस 1। सोचो 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देना इंटरनल रेशियो में, 1 इंटू k, 2 इंटू 4 बाय 3, समझ गए ना। और ये किसका होता 3 cos थीटा माइनस 2। और अब हमें क्या चाहिए था, h और k में रिलेशन फाइंड करना था। तो h और k में रिलेशन फाइंड करना था और धरना थीटा यहां पे वेरिएबल था, तो इसको एलिमिनेट करना था। तो इस 1 को इधर भेज दो, इस 2 को इधर भेज दो, ठीक है। तो इस 1 को इधर भेज दा, तो h प्लस 10 बाय 3 माइनस 1, तो यहां से कितना निकलेगा h प्लस 7 बाय 3, और इस 2 को भी नीचे भेज दो, तो h प्लस 7 बाय 6 इज इक्वल टू कितना sin थीटा, समझ गए। और यहां से सर इस 2 को यहां भेज दो, तो k प्लस 8 बाय 3 प्लस 2 6, तो k प्लस का 14 बाय 3 बाय 3, तो कितना 9 इज इक्वल टू कितना cos थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो फाइनल जो इक्वेशन बनेगा वो कितना बनेगा, x प्लस 7 बाय 6 का होल स्क्वायर, y प्लस 14 बाय 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। ये इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, समझ के सब लोग। तो उम्मीद है ये भी आ गया होगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं इसमें। लास्ट वाला पहले देख लेते हैं। लास्ट वाला क्या था, ए एक फिक्स पॉइंट था कितना 1,1, ए एक फिक्स पॉइंट था कितना था 1,1। अब इसमें क्या, ए बी एनी लाइन दैट कट्स द एक्स एक्सिस एट बी। अब ए बी से ना कोई भी लाइन हो सकती थी, अब इसमें नहीं दिया कौन सी लाइन है, तो मान लो ये कोई भी लाइन ए बी होती और उसने एक्स एक्सिस को कहां कट किया बी पे, तो ध्यान देना ये एक वेरिएबल लाइन है कि ये फिक्स नहीं किया, तो ये भी हो सकती थी, ये भी सोचो कहीं भी मूव कर सकती थी ये भी लाइन, समझ गए। तो क्यों ना मैं इस वेरिएबल लाइन को किसी एक वेरिएबल से फिक्स कर लूं। तो मान लेते हैं कि ये जो ए बी लाइन होता, इसका जो एंगल होता वो थीटा होता, सोचो ऑब्वियसली थीटा, हर एक जो भी लाइन बनती है उसकी थीटा ले लगाएगा, तो डिफरेंट थीटा के लिए सोचो हमें डिफरेंट ए बी वाली लाइन मिल रही होगी। पिछला कि जो हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना था हमने वो यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया थीटा से। अब थीटा चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तुम्हारा ये जो ए बी वाली लाइन होगी वो क्या होगी, चेंज होगी, समझ गए। तो ये हमने क्या करा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यहां इंट्रोड्यूस किया, कौन सा, थीटा। अब क्या था, इफ AC इज परपेंडिकुलर टू AB, तो AC क्या था, AB के परपेंडिकुलर था और उसने कहां कट किया, y एक्सिस को C पे, समझ गए, है तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा समझने की कोशिश करना, मैं AB लाइन की इक्वेशन लिख सकता था, सोचो AB लाइन में से A की कॉन्स्टेंट पता था 1,1 और इसका जो मैंने यहां से स्लोप माना वो थीटा माना, तो सर इसका जो स्लोप हो गया tan थीटा हो गया। तो AB लाइन की सोचो जो इक्वेशन होती वो कितनी होती, y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना tan थीटा टाइम्स ऑफ कितना x माइनस का 1। सोचो यही तो AB लाइन की इक्वेशन होती। और AC लाइन से ना जो उसके परपेंडिकुलर है, अच्छी आदम उसका भी स्लोप पता है, -1 अपॉन tan थीटा मींस कितना, माइनस का cot थीटा, समझ गए ना, m1 m2 इक्वल टू -1। तो ये लाइन किसकी इक्वेशन होती है, तुम्हारी AC लाइन की इक्वेशन होती है। ये चला
क्योंकि AC लाइन इसके परपेंडिकुलर था तो इसकी इक्वेशन नहीं हो जाएगी। और अब समय हमें क्या चाहिए था, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ B एंड C। तो B और C का जो मिड पॉइंट था हमें इसका लोकस चाहिए था। तो मान लेते हैं इसका लोकस जो होता है इसको क्या मान लेते हैं, P कितना H, K। तो सना अच्छी बात है सना, मैं B के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूं। तो B के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं, AB लाइन में Y के लिए 0 पुट कर दो। तो AB लाइन में Y के लिए 0 पुट कर दो तो ये कितना आएगा, -1/tan थीटा +1। तो -1/tan थीटा माइनस का cot थीटा +1। तो B के पॉइंट्स के आगे -cot थीटा +1, 0। समझ गए ना, बस Y को हमने 0 पुट कर दिया। ठीक है, अब हमें C के पॉइंट्स भी पता कर सकते थे। C के पॉइंट्स कैसे पता करते, यहां पे X के लिए 0 पुट कर दो। तो X के लिए 0 पुट करते तो सोचो X के लिए 0 पुट कर दो तो माइनस का cot थीटा इंटू -1 तो cot थीटा +1। तो AC तो जो C के कोऑर्डिनेट्स जो आते हैं वो तुम्हारे कितने आते, cot थीटा +1। तो 0, cot थीटा +1 ये तुम्हारे C के कोऑर्डिनेट्स आए थे। अब इसमें समझ में क्या हुआ, देखो ऑब्वियस है तो ये दोनों वेरिएबल हैं कि यहां पे थीटा वेरिएबल था। अब हमें लोकस किसका निकालना था, इसके मिड पॉइंट का। तो P जो पॉइंट था उसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो P जो भी था उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता, H, वो कितना होता, ठीक है ये समझ गया ना। तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता वो कितना होता, दिस प्लस दिस x1 प्लस x2/2। तो -cot थीटा +1/2 और k कोऑर्डिनेट कितना होता, y1 प्लस y2/2। तो cot थीटा +1/2। अब हमें कैसे भी करके इसमें थीटा को एलिमिनेट करना है। और देखो बड़ा अच्छा दिख रहा हो तो 2h, देखो तो 2h -1 दिस इज इक्वल टू कितना, -cot थीटा। और 2k -1 दिस इज इक्वल टू कितना, +cot थीटा। सीधा दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो 2h + 2k इज इक्वल टू कितना, 2। मींस x + y इज इक्वल टू कितना, 1। ये सीधा इसका लोकस आया था। तो ध्यान देना, देखने में लग नहीं रहा था इतना अच्छा आएगा, लेकिन फाइनली सॉल्व करने पे ये सिंपली एक स्ट्रेट लाइन आ गया, कौन सा, x + y इज इक्वल टू 1 वाला। समझ गए, ठीक है। चलो उम्मीद है ये भी सीख गए। चलो आगे चले, ये वाला काफी अच्छा था, देखना। इसमें तुम्हारा क्या है कि एक सिंपल रॉड है, वो तुम्हारा क्या कर रहा है, किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो मिड पॉइंट आता, हमें उसका लोकस फाइंड करना था, क्या होगा। बस हमें इतना पता है कि वो जो रॉड था उसका जो लेंथ था वो तुम्हारा कितना था, L था। तो जैसे मान लो ये कोई रॉड है अपना, ठीक है, इसका लेंथ हमें पता कितना, L है अपना। ये स्लाइड करेगा, तो स्लाइड करेगा तो इसका जो मिड पॉइंट होगा हमें उसका लोकस फाइंड करना था, क्या होगा। तो जिसका हमें लोकस फाइंड करना है उसको मान लेते कुछ कितना होता है, H, K होता, ठीक है। अब देखना, देखो अगर ये स्लाइड करेगा तो जरा देखो कौन कौन सी चीजें चेंज होगी। तो सोचो मैं कह रहा हूं जब ये सोचो स्लाइड होगा तो मैं कह रहा हूं ये जो लेंथ होगा वो चेंज होगा, सोचो। और इवन ये वाला जो लेंथ होगा सोचो वो भी चेंज होगा। तो मैंने इनको क्या करा, एक नया वेरिएबल या एक्स्ट्रा वेरिएबल असाइन कर दिया। सोचो ये रॉड अगर मूव करेगा तो सर ये जो लेंथ होगा इस पॉइंट का इसके डिस्टेंस ये चेंज होगा, इवन ये पॉइंट से नीचे आएगा तो ये पॉइंट भी चेंज होगा। तो मैंने क्या करा, इनको मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल असाइन कर दिया। समझ, अगर जरूरत पड़ रही है तो कर दो। तुम्हें अगर कोई दूसरा वेरिएबल सोचना तो तुम वो भी कर सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि तुम इसी वेरिएबल को चूज करो, ठीक है। मैंने मान लो इसको चूज कर लिया, ये ए होता, ये तुम्हारा कितना होता, बी होता। अब अगर सोचो ये ए और ये बी होते तो सोचो इसका जो मिड पॉइंट होता इसके कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूं। सोचो अगर इसका मिड पॉइंट अगर होगा तो सोचो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सोचो और कुछ नहीं, इसका जो h कोऑर्डिनेट होगा वो a/2 होगा और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो सोचो और कुछ नहीं b/2 होगा। सोचो सिमिलर ट्रायंगल से फील करो, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, ये समझ गया। और ये चूंकि मिड पॉइंट था इसका तो ये लेंथ बराबर होंगे अपने, तो इसलिए ये a/2 होगा, ये b/2 होगा, ये समझ गए। अब समझ ये a/2 था, ये b/2 था, तो ये हमने देख लिया। और हमें क्या पता, इसका जो लेंथ था वो L था। तो अगर ये a है ये b है तो L कितना होगा, तो L का स्क्वायर विल बी इक्वल टू कितना, a² प्लस का कितना, b²। ये चीज हमें पता है। अब सोचो कैसे भी करके हमें h और k में रिलेशन बनाना है। सोचो कैसे भी करके हमें h और k में रिलेशन फाइंड करना था, जहां पे a और b नहीं आने चाहिए, कि a और b तो वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किए थे खुद से, वो एक्स्ट्रा वेरिएबल थे।
तो सर इसकी मदद से क्या तुम सोच सकते हो एच की रिलेशन कैसे फाइंड करोगे? तो सिंपली ए के लिए यहां से 2h छाप दो, बी के लिए यहां से 2k छाप दो। तो देखो कितना जाएगा, l का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2h का होल स्क्वायर प्लस कितना 2k का होल स्क्वायर। तो ये कितना बन गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना l स्क्वायर बाय 4। मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना l स्क्वायर बाय 4। देखना ये कुछ अपना ऐसा बन गया। ये समझना, तो ये समझना जो लोकस आया ये फील करो एक सर्कल आया। सोचो इसका जो लोकस आया वो और क्वेश्चन बेसिकली सर्कल आया अपना, ठीक है। मींस ये जो तुम्हारा पॉइंट मूव करेगा वो सोचो एक सर्कल में मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फील करना और मुझे बताना डिस्कशन में कि ये जो सर्कल होगा वो कैसा होगा। देखो ये तो ऑब्वियस है कि अगर सोचो रॉड अगर एग्जैक्टली स्ट्रेट होता तो सोचो रॉड कुछ ऐसा बनता, तो इसका मिड पॉइंट तब कुछ यहां आता, और जब रॉड से एकदम से लेट जाता तो उसमें रॉड कुछ ऐसा बनता, उस केस में इसका मिड पॉइंट यहां आता। तो जो सर्कल बनेगा वो कैसा बनेगा? और तो ये तो शायद फील आ रहा है कि ये एक सर्कल का पार्ट बनेगा, पूरा सर्कल नहीं बनेगा। देखो तो या तो सर्कल ऐसा बनता या तो सर्कल ऐसा बनेगा। अब तुम लोगों को ये सोच कर मुझे बताना है कि कौन सा सर्कल बन रहा होगा। सर जब ये ऐसे मूव करके स्लाइड गिरेगा तो सर्कल कौन सा वाला बनेगा? ऐसा वाला सर्कल बनेगा या ऐसा वाला सर्कल बनेगा? समझ के मैं क्या कह रहा हूं? शायद समझ गए। तो इसको थोड़ा सा फील करके बताना। इसी में सोचा अगर मान लो मैंने क्वेश्चन दिया था कि मैं मिड पॉइंट का नहीं बल्कि अगर मैं इस वाले पॉइंट का लोकस फाइंड करना चाहूं, इस पॉइंट पी का जो कि इसको कुछ 2l/3 लेंथ पे हो, मुझे मिड पॉइंट का लोकस नहीं फाइंड करना, मुझे फाइंड करना इस वाले पॉइंट का लोकस जिसका डिस्टेंस बॉटम से कितना हो 2l/3 के बराबर हो और ये लेंथ तुम्हारा कितना हो l/3 के बराबर हो। इसका लोकस फाइंड करना पी पॉइंट का। तो इस वाले पॉइंट का लोकस फाइंड करने के लिए ना देखो अब सोचो ये ए था और ये से 2l/3 l/3 है, तो वापस से सोचो सिमिलर ट्रायंगल से मैं कह सकता हूं अब वापस अगर पी के पॉइंट्स को मान लो कितना h, k, तो सोचो h जो होगा वो ये लेंथ होगा और ये लेंथ कितना होगा a/3 के बराबर होगा, और सर k क्या होगा इस लेंथ के बराबर होगा, और ये लेंथ फिल करने की कोशिश करना ये अगर टोटल b था तो ये किसके बराबर होगा 2b/3 के बराबर होगा। मींस इस केस में h कितना आ जाएगा a/3 और b कितना आ जाएगा तुम्हारा k कितना आ जाएगा तुम्हारा 2b/3 के बराबर आ जाएगा। और ये चीज तभी भी ट्रू थी कि l² जो था वो a² + b² के बराबर था अपना, समझ गए। और अब यहां से a के लिए मैं छाप दूं कितना 3h और b के लिए मैं छाप दूं कितना 3k/2। तो यहां से मैं जो रिक्वायर्ड लोकस आया वो अपना कुछ ये आ गया। और ये देखो कैसा बना h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, ठीक है, बाय 4 इज इक्वल टू कितना l² बाय कितना 9। इस बार ध्यान देना h और k का जो कोएफिशिएंट था h² और k² का, ध्यान देना वो सेम नहीं आया। h² और k² कोएफिशिएंट अगर सेम आता है तो वो किसकी इक्वेशन देता है तुम्हारा एक सर्कल की इक्वेशन देता है, और अगर h² और k² कोएफिशिएंट अगर सेम नहीं आया और बीच में साइन पॉजिटिव का है तो ये जो इक्वेशन होती है ये किसकी होती है अपने एलिप्स की। ये चला मींस अगर मैं मिड पॉइंट का निकाल रहा हूं तो उसका लोकस तो सर्कल आ रहा है, उसके अलावा किसी और का निकालूंगा तो वो समझना एक एलिप्स आएगा। ये चला मैंने क्या करा, ठीक है। इसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो मैंने क्या कहा, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा कि अब अगर हमें कोई भी गिवन कंडीशन अगर दी होगी तो उस केस में हम लोग लोकस की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन के बेस पे लोकस थे। बेसिकली लोकस पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलेंगे, सर्कल पढ़ोगे तब भी लोकस आएगा, इवन स्ट्रेट लाइन में भी आगे और कई बार लोकस आएगा। तो मेन जो कंसेप्ट था वही था। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे लोकस के जो क्वेश्चन होंगे और कठिन होते जाएंगे या उन प्रॉपर्टीज पे बेस पे होते जाएंगे, ठीक है। तो लोकस अब तुम्हें पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा मिलेगा, इसको अच्छे समझ लेना, ठीक है। इसी में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। तो बेसिक जो भी स्टेप्स है उसको फॉलो करो, अपने आप जो भी आना होगा आ जाएगा, ठीक है। अगर फील कर पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं क्लास में ना।